अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है? हाउ आर यू ऑल? आर यू फाइन? आवाज, स्क्रीन, कैमरा भी क्लियर है प्यारे बच्चों को, मेरे ऑडिट के बोले वाले बच्चों? चीजें क्लियर हैं? आवाज, शक्ल? आई एम गुड, आई एम गुड। आपको वैसे ना, मैंने चीज देखी है, मेरे पे तरस नहीं आता। 2-2 घंटा कौन पढ़ता है ऑडिट? पता नहीं यार, कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे आप लोग? है, बताएं। ऑडिट एक थ्योरी का पेपर है, आखिरी महीना, तैयारी करें, यशी करें। आप कहते हैं नहीं सर, 2 घंटे की क्लास। जी, जब रिजल्ट आएगा तब बड़े होंगे। शुक्र आपने ये नहीं कह दिया, जब सीफैब में पास होंगे तब बड़े। है ना? जी दोस्तों, कल से मुताबिक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मुझे बताइए। कल से रेलिवेंट कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? जी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर? कल हम लोगों ने जो मेन बातें देखी थी, एक दफा क्विक से उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिकैप करते हैं। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि हर पब्लिक कंपनी का ऑडिटर कौन होगा? सीए। तो कौन रह गई? प्राइवेट। प्राइवेट में पहली शर्त लगाई, हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, ऑडिटर कौन होगा? सीए। अब क्या बच गया? वो प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है। अच्छा, उसमें एक और शर्त लगा दी, हर वो प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं भी है, अगर उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है, तो ऑडिटर कौन होगा? सीए। वेरी गुड, कौन बच गया? हर वो प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है, पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से नीचे है। वहां पे लॉ ने कहा कि भाई, इनका ऑडिटर सीए तो हो ही सकता है, अगर आप चाहें सस्ते में करवाना तो आप सीएमए से भी करवा सकते हैं, आप सीएमए वालों को भी मौका दे सकते हैं। तो भरपूर कोशिश की है कि हर जगह पे अपने सीए वालों को फिट किया जा सके, छोटी से छोटी कंपनी के अंदर भी और बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक फर्म सीए फर्म कब कहलाएगी, तो हमने कहा जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और मेजॉरिटी से क्या मुराद है प्यारे बच्चों? मेजॉरिटी से मुराद होता है मोर देन 50%। मोर देन 50%। फिर ये भी पढ़ा कि रिपोर्ट पे साइनिंग अथॉरिटी किसके पास होती है? तो रिपोर्ट पे साइनिंग अथॉरिटी किसके पास होती है? सिर्फ उस पार्टनर के पास जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आई कैप वाला। यानी कि अगर आपके पास एसीसी का पार्टनर है, एमबीए का पार्टनर है, फलां का पार्टनर है, तो वो रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता, मगर ऑडिट कंडक्ट करवा सकता। अपनी टीम लेके जाके ऑडिट करवा के आएगा, मगर वो रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोग चले गए थे डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 11 तरह की डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन है। पहली 3-4 बातें तो बहुत आसान थी, है सारी आसान है। पहले हम लोगों ने कहा, मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय। कभी अगर भूल जाए ना, तो एक आपको मैं हिंट दे देता हूं। आप लिखते हैं ना ABCDEF, तो ये DE और F है। DEF, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर, E स्टैंड्स फॉर
एम्प्लॉय, और ऑफिसर में क्या आता है, एफ, DEF। तो मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा ऑफिसर ऑडिट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो छोड़ गया वो कर सकता है। लोगों ने कहा रुको, 3 साल की शर्त लगा रहा हूं, छोड़े हुए 3 साल अगर नहीं गुजरे तब भी नहीं कर सकता, अगर 3 साल गुजर गए हैं तो कर सकता हूं। कंपनी लॉ को मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर मौजूदा डायरेक्टर की कोई मौजूदा स्पाउस है, बड़े मजे की बात की है, मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा स्पाउस है, पुरानी नहीं, मंगेतर नहीं, तो वो ऑडिट नहीं कर सकते। बट अगर मौजूदा एम्प्लॉय की या मौजूदा ऑफिसर की कोई स्पाउस है, तो उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा ऑफिसर का अगर कोई मौजूदा बिजनेस चल रहा है किसी और बंदे के साथ, उस बिजनेस के अंदर काम करने वाले कोई भी बंदा उस मेन कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक वो वहां पे मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय है। और अगर वो वहां से नौकरी छोड़ दे तो खुद तो फिर भी नहीं कर पाएगा अगले 3 साल तक, मगर दूसरे बिजनेस वालों को, अपने दोस्तों को वो एलिजिबल करार दे सकता है। अपनी वहां से डायरेक्टरशिप, ऑफिसरशिप या एम्प्लॉयमेंट खत्म करके खुद तो 3 साल तक स्टिल बाउंड है, मगर अगर उसका कोई और बिजनेस चल रहा है तो दूसरे बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एलिजिबल करा दिया होगा इसने। क्यों? अब वो वहां पे मौजूदा नहीं। और ये शर्त किसके लिए थी? मौजूदा बंदे के लिए शर्त थी। उसके बाद हम लोग आगे गए और आगे जाके पढ़ा कि कोई भी कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर आगे गए तो हम लोगों ने देखा कि अगर अगर कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया है, अगर कोड ऑफ एथिक्स ने एक्सप्रेसली मना कर दिया है कि भाई सॉरी, डिस्क्वालीफाई, तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर ये लोग भी ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर देंगे, डिस्क्वालीफाई। और अगर एक बंदा कन्विक्टेड है बाय कोर्ट, जुर्म काट रहा है, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर फ्रॉड भी छुपा है, और उसको 10 साल का टाइम पीरियड नहीं गुजरा, वो ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। 10 साल के बाद लोगों को लगता है कि हाँ ये अब कुछ हद तक एलिजिबल हो गया। तो कल हम लोगों ने फिर ये पॉइंट में देखा था कि अगर ऑडिटर अपने क्लाइंट के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उनके नॉर्मल कोड से हटके है, उनके ऑर्डिनरी कोड से हटके है, तो यहां पे भी उनकी इंडिपेंडेंस, यहां पे भी उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो सर कल हम लोगों ने ये सारी बातें कवर की थी। मुझे बताइए इस क्विक रिकैप के बाद, इफ देर इज एनी क्वेश्चन तो उसको पहले लेके चलते हैं। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? क्योंकि आज हम लोगों ने इस चैप्टर को इख्तिताम करना है, इसके सवालों के ऊपर भी जाएंगे, जितने आज पॉसिबल हुए आज करेंगे, बाकी कल कर लेंगे। मगर मगर द पॉइंट इज, बताएं कहाँ पे कोई कंफ्यूजन है। सर पार्टनर वाला बता दें, कौन सा पॉइंट पार्टनर वाला, कौन सा पॉइंट कह रहे हो आप? अच्छा ये मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप लोग शायद परेशान हो रहे हैं, ठहरे, लेट मी जंप बैक, लेट मी जंप बैक। ये जो पार्टनर है ना, आप गालिबन इस पार्टनर के ऊपर ऊपर परेशान है, इसे भी है ना परेशान। ये पार्टनर फर्म का पार्टनर नहीं है। इस पार्टनर से मुराद है बिजनेस पार्टनर, इससे मुराद है बिजनेस पार्टनर, यानी कि जो इसके साथ मिलजुल के काम कर रहा है, इसके साथ मिलजुल के काम कर रहा है। तो ये वो फर्म वाला पार्टनर नहीं है।
ये बिजनेस पार्टनर है। जैसे मैं एक फर्म का पार्टनर हूं और मेरा एक और स्टॉल भी है। उस स्टॉल पे मिस्टर उबैद काम कर रहे हैं। अब मिस्टर उबैद किसी फर्म के पार्टनर तो है ही नहीं, वो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। उस स्टॉल के अंदर वो और मैं मिल के उस स्टॉल को चला रहे हैं। आधी इन्वेस्टमेंट उनकी है, आधी इन्वेस्टमेंट मेरी है, तो वो मेरे बिजनेस पार्टनर कहलाएंगे। वो फर्म वाला पार्टनर नहीं है, ये बिजनेस पार्टनर है। ये बिजनेस पार्टनर है। अच्छा जी, मैं एक एक करके आपको सवालों को देख लूं पहले। शुरू में आपने कहा सर कोई सवाल नहीं है, अब सवालों की लाइनें लगाई हैं आप लोगों ने, आइए डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये पार्टनर वाला पॉइंट मैंने बता दिया। यस सर, पार्टनर या एम्प्लॉय की जगह दोस्त हो तो अभी तक हम लोगों ने कहीं पढ़ा है कि अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो रहा तो उसका दोस्त भी डिस्क्वालीफाई है? कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। बट अगर वो दोस्त बिजनेस पार्टनर है, वो दोस्त एम्प्लॉय है दूसरे वेंचर के अंदर, दूसरे स्टॉल के अंदर, तो फिर वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके सर, जहां पर सीए में ऑडिट करता है वहां पर भी सीए का साइन लेगा क्या, या सिर्फ अगर सीए फर्म ऑडिट करे देन? देखो, जहां पे वो प्राइवेट कंपनी जिसका पीडअप कैपिटल 3 मिलियन से नीचे है, सुने मेरी बात सुने, वो प्राइवेट कंपनी जिसका पीडअप कैपिटल 3 मिलियन से नीचे है, वहां पे हमने कहा तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहो तो सीए से करा लो, चाहो तो सीएमए फर्म से करा लो। सीए फर्म से भी करा सकते हो, सीएमए फर्म से भी करा सकते हो। तो सीएमए फर्म अगर ऑडिट करने के लिए गई है तो वहां पे सीएमए वाले ही साइन करेंगे, वहां पे सीएमए वाले ही साइन करेंगे। बट अगर सीए फर्म से करा रहे हो, अगर सीए फर्म से करा रहे हो, तो उस केस में जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है सिर्फ वही रिपोर्ट पर साइन करता है, और किसी को ये अथॉरिटी नहीं है। बट अगर आपने सीएमए फर्म को रखा हुआ है तो वहां पे क्वालिफाइड सीएमए साइन कर सकता है। क्यों? हमने फर्म को देखना है उस केस में। तो बासित भाई, आपका जवाब क्या आप तक पहुंच चुका है? ठीक। सर, अगर डायरेक्टर आज छोड़ गया, देन ये पार्टनर एम्प्लॉय अलाउ होंगे ऑडिट के लिए? देखें, लेट्स से मैंने और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं भी क्वालिफाइड सी हूं, आप भी क्वालिफाइड सी हैं, अज्यूम कर लेते हैं। हमने मिलके एक कपड़े की दुकान खोली हुई है अनारकली में। अच्छा, मैं एक अच्छी कंपनी में डायरेक्टर भी हूं, वहां से भी मुझे पैसा आ रहा है, यहां से भी मुझे पैसा आ रहा है। अब मैं चूंकि एक कंपनी में, लेट्स से एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर भी हूं, चूंकि मैं मौजूदा बंदा हूं तो मैं ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर सकता। आपके पास अगर वो लोग आते हैं तो आप क्या कहोगे? सॉरी। उन्होंने पूछा क्यों? आपने कहा कि मैं आप ही के डायरेक्टर के साथ एक और बिजनेस वेंचर में इन्वॉल्व हूं, मौजूदा बिजनेस वेंचर में इन्वॉल्व हूं, आपके मौजूदा डायरेक्टर के साथ। यहां पे वर्ड मौजूदा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं रिजाइन दे दूं, नेक्स्ट डे मैंने रिजाइन दे दिया, तो क्या अब मैं वहां पे मौजूदा डायरेक्टर हूं? द आंसर इज नो। अब आप एलिजिबल हो गए। क्यों? शर्त क्या थी? मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा बिजनेस में मौजूदा बिजनेस पार्टनर। तो इन तीनों मौजूदा में से एक मौजूदा खत्म हो गया। जब एक मौजूदा खत्म हुआ तो आप एलिजिबल हो गए, बट मैं नहीं हूं। कब तक? अगले 3 साल। जी, क्लियर करें अपनी कंफ्यूजन, यहीं पे क्लियर करें, क्योंकि जब हम लोगों ने सवालों पे जाना है ना, तो सवाल ट्रिकी बने हुए हैं। मजा आता है उनको सॉल्व करते में, दिमाग लगता है। बट मजा उस वक्त आएगा जब आप अपने सारे सवालों को पहले यहां पे क्लियर करके जाएंगे। एक एक इंडिविजुअल पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो पूछें, और कोशिश किया करें कि आप लोग डायरेक्ट मैसेज ना करें, मैसेज टू ऑल किया करें, ताकि सबको आपका मैसेज नजर आए। जिस तरह अभी बासित भाई आपने किया हुआ डायरेक्ट मैसेज, वो सिर्फ मुझे शो होता है, बाकियों को शो नहीं हो रहा। तो जब आप कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो मिलजुल के आपने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है मेरे साथ। हाँ जी।
यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट में? इंटरेस्टिंग एरिया है? ऑल ओके हो गया? आई एम स्टिल गिविंग यू टाइम, लेट्स से आपके पास 3 मिनट है। यू स्टिल हैव 3 मिनट, सोचें अगर कोई पॉइंट निकाल सकते हैं तो। 12:27 हुए हैं, 12:30 पर स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट उससे पहले पहले आपके तमाम सवाल पूरे हो जाने चाहिए। तो मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, सोचें। कोई सवाल है, कोई पॉइंट फंसा हुआ है तो उसको निकालें दिमाग से। मैंने आपसे कहा था लेक्चर सोने से पहले पहले क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसी ट्रेल पे चल रहे हैं, जो कि मुझे बड़ी एक अच्छी बात लग रही है। आप में ना मुझे वो भूख नजर आ रही है, और ये भूख मुझे आखिर दिन तक चाहिए। जो बच्चे आज इस वक्त लाइव नहीं है, वो फिर बाद में परेशान होंगे। एक काम करें, अभी भी एक मैसेज कर दें ग्रुप में कि अभी भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम अभी तक आगे गए ही नहीं। तो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, देखा सवाल निकल आया। सर अगर पर्सन कन्विक्टेड हो तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए फ्रॉड इन्वॉल्व होना जरूरी है? लॉ की ये जो स्टेटमेंट है ना, वो काफी कंफ्यूजिंग है। लॉ ने वर्ड यूज किया है इन्वॉल्विंग फ्रॉड। इस इन्वॉल्विंग के दो मतलब निकलते हैं। ऐसा जुर्म जिसमें फ्रॉड शामिल हो, लाजमी, या कोई भी जुर्म फ्रॉड जैसे लगते हो, दिखते हो। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी ऐसा जुर्म जिसमें फ्रॉड भी हुआ हो, कोई भी ऐसा जुर्म जिसमें फ्रॉड भी हुआ हो। और मजे की बात यह है, इस पॉइंट को आज तक आईकैप ने टेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अपने अंदर ही काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो 11 में से जो मेन टेस्टेबल पॉइंट्स है वो 3-4 ही हैं। मगर आपको 11 के 11 पता होने चाहिए। जी, एक मैसेज डाल दें ग्रुप में कि अगर कोई भाई कोई बहन अभी भी ज्वाइन करना चाहता है तो 2 मिनट में ज्वाइन कर ले जल्दी से। नहीं, ये काम तो मुझे करना पड़ेगा। चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने कर दिया। अब अगेन बच्चों को जगाना भी हमें पड़ता है, ये अच्छी चीज नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए कि क्लास किस टाइम पे है, ज्वाइन करनी है नहीं करनी है। चलो जी, अब आगे चलते हैं। हमने हमारा फर्ज अदा कर दिया, अब इस फर्ज की मजीद तकमील करते हैं। ओके, द पॉइंट 5, इनडेप्टेड। पहले मुझे ये बताइए, इस इनडेप्टेड के वर्ड का मतलब क्या होता है? इनडेप्टेड की डेफिनेशन क्या है? किस चीज को मैं इनडेप्टेड कह सकता हूं? मकरूज, मकरूज होता है ना इनडेप्टेड, किसी का कर्जा लिया हो। तो सोच के बताइए, अगर आपने किसी के पैसे देने हो, आप किसी के कर्जदार हो, तो क्या आप उसके सामने आकड़ के चल सकते हैं? क्या उसके सामने बहस कर सकते हैं? नहीं, वो क्या बोलेगा कि भाई किधर, तुमने तो खुद मेरे पैसे देने हैं, तुम ऐसे मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, उधर हेल आ रही हो। लॉ कहता है रुको, अगर तुम किसी कंपनी के मकरूज हो, अगर तुम किसी कंपनी के मकरूज हो तो तुम डिस्क्वालीफाई। पहला स्टेप, इसमें ना स्टेप्स है इस पॉइंट में। पहला स्टेप, अगर तुम किसी कंपनी के मकरूज हो तो तुम डिस्क्वालीफाई हो। अब जब वर्ड कंपनी आता है ना, जब वर्ड कंपनी आता है
इसमें एक और कंपनी भी शामिल हो जाती है जिसको हम कहते हैं बैंकिंग कंपनी। अब मजे की बात यह है कि बैंकिंग कंपनी का तो काम ही यही है, कर्ज देना, लोन देना और इंटरेस्ट कमाना। और बैंकिंग कंपनी से लोन लिया हुआ, उन्होंने जिस शर्तों पे आपको लोन दिया होगा वो नॉर्मली वही शर्तें होंगी जो कि मार्केट भी फॉलो करती है। तो अगर आप बैंकिंग कंपनी की बात करेंगे ना तो यहां पे आप इंडेप्टेड नहीं कहलाते। अगर आपने लोन लिया है, किसी बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है, किसी बैंक से लोन ले लिया ना, तो उस केस में आप इंडेप्टेड नहीं हैं। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। इंडेप्टेड के केस में अगर आपने बैंक से लोन पकड़ा है तो आप इंडेप्टेड नहीं। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। इंडेप्टेड अगर बैंक से है तो आप इंडेप्टेड नहीं है। बैंक के अलावा कोई और कंपनी है, फर्नीचर कंपनी, फूड कंपनी, एग्रीकल्चरल कंपनी, स्कूल कॉलेज, किसी भी तरह की और कंपनी से लोन ले लिया ना, पैसा ले लिया, उधार ले लिया, आप मकरूज हैं, चाहे वो 1 रुपए का ही क्यों ना हो। और अगर बैंक है और बैंक से लोन लिया हुआ है और वो लोन अरबों का है, तब भी आप इंडेप्टेड काउंट नहीं होंगे। क्या यहां तक ये पॉइंट क्लियर है? जितना बताया है ये बात समझ यहां तक आ चुकी है? अच्छा, अब इसी में मैं एक वैरायटी ऐड करने लगा। बैंक्स के केस में दो चीजें आती है। बैंक के दो काम होते हैं। एक होता है नॉर्मल लोन, नॉर्मल लोन, हाउस लोन, फ्ला लोन, ये लोन वो लोन, नॉर्मल लोन जो होता है। फिर बैंक्स एक और काम भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी लोन लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग कर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया हुआ है। अब ये जो जो नॉर्मल लोन है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, नो लिमिट। मगर क्रेडिट कार्ड के लिए लिमिट लगा दी है। कितनी? 10 लाख, या आप कह रहे हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन की लिमिट है, यानी कि 1 मिलियन तक, 10 लाख तक, 10 लाख तक तो आप मकरूज काउंट नहीं होंगे क्रेडिट कार्ड इशू। बट अगर उससे ऊपर चले गए, इससे ऊपर चले गए, तो आप मकरूज काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 मिलियन की लिमिट लगा दी है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? जी, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब इसमें अगली वैरायटी सुनना है। अगली वैरायटी ये है कि अगर हम फर्म की बात करें, अगर हम लोग फर्म की बात करते हैं, तो फर्म के अंदर एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर सी है, एक पार्टनर डी है, एक पार्टनर ई है, एक पार्टनर एफ है, एक पार्टनर जी है, एक पार्टनर एच है। ए से लेके एच तक पार्टनर ही पार्टनर है। ये लिमिट जब आपने चेक करनी, तो इन सब को ऐड करना पड़ेगा। ये सारे ऐड होंगे। और अगर और अगर ऐड करके 1 मिलियन क्रॉस हो गया, ऐड करके 1 मिलियन क्रॉस हो गया तो डिस्क्वालीफाई। और अगर ऐड करके भी 1 मिलियन क्रॉस नहीं हो रहा, तो ऐड करके 1 मिलियन क्रॉस हो गया, डिस्क्वालीफाई। ऐड करके 1 मिलियन क्रॉस नहीं हो रहा, क्वालिफाई। यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट कहानी। लेट्स से मैं कहता हूं कि मिस्टर बी ने लोन लिया हुआ है
0.6 मिलियन का, और मिस्टर सी ने लोन लिया हुआ है 1.1 मिलियन का। बैंक सेम, बैंक सेम, बाकी किसी का लोन नहीं है। क्या ये 1 मिलियन से ऊपर जा रहा है? 0.6 और 1.1, ये बन जाएगा 1.7 मिलियन, 17 लाख का लोन बन जाएगा। तो क्या ये फर्म कलेक्टिवली अपॉइंट की जा सकती है? नहीं। तो ये फर्म तो अपॉइंट नहीं की जाएगी, मगर अगर मैं आपसे कहूं कि मिस्टर सी चाहता है कि ये अलग से ऑडिट करे, फर्म की कैपेसिटी में नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर ये ऑडिट करना चाहता है, जाती कैपेसिटी में, तो क्या अब ये इस बैंक का ऑडिट कर सकता है? नहीं। क्यों? अभी भी 1 मिलियन क्रॉस हो रहा है। और अगर यही ख्वाहिश मिस्टर बी की हो या किसी और पार्टनर की हो, वो कर सकता है, वो कर सकता है। क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल जा रहा है तो फिर हमने इंडिविजुअल की लिमिट देखनी है, और अगर एज अ फर्म जा रहे हैं तो फिर हमें फर्म को कलेक्टिव देखना पड़ेगा। तो एज अ फर्म तो नहीं कर सकता, मगर बी फर्म से अलहदा इंडिविजुअल अगर प्रैक्टिस भी करता है और वो इस बैंक ऑडिट करने के लिए तैयार है, तो उस पे 1 मिलियन पूरा नहीं होगा। क्यों? वो 0.6 रखता है, वो एलिजिबल है। बट यही ख्वाहिश अगर सी करे, तो सी के केस में चूंकि वो 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है, तो सी नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियर होगी? ये हमने सिर्फ इतना पॉइंट डिस्कस किया अभी तक, ये इतना पॉइंट यहां तक क्लियर है। लिखिए, 2 लाइन लिखी, सिर्फ उसने 2 लाइनें ही है, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी खासी लंबी है। 2 लाइनों में बहुत सारी बातें वो कर गया है जो कि बार बार पढ़ने में समझ आती है। अच्छा, अब अगली बात सुन ले। अगली बात ये है कि अगर अगर वो एक यूटिलिटी कंपनी है, अगर वो एक यूटिलिटी कंपनी है, यानी कि बिजली गैस पानी प्रोवाइड करती है, तो आप उस केस में पैसों को नहीं देखेंगे। उस केस में देखेंगे कि उसका बिल 90 डेज से ऊपर ड्यू तो नहीं हुआ। और अगर वो बिल 90 डेज से ऊपर ड्यू है तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं, और अगर 90 डेज से कम है तो आप क्वालिफाइड। अगर वो बिल 90 डेज से ऊपर का हो चुका है और अभी तक पैसे पे नहीं किए उस यूटिलिटी कंपनी के, आप डिस्क्वालीफाई हैं। वही रूल सब पार्टनर वाला मिला के। और अगर आप 90 डेज से नीचे नीचे हैं तो क्वालिफाई कर जाए। तो यूटिलिटी केस में आपने पैसे नहीं देखने, और ऊपर आपने डेज नहीं काउंट करना। यूटिलिटीज में क्या चीज देखनी है? नंबर ऑफ डेज। और इससे ऊपर क्या देखना है? पैसा। क्या 0.5 पूरा क्लियर हो गया? जी, क्या 0.5 पूरा क्लियर है? पक्की बात है। 0.5 से जुड़ता है 0.7। 0.7 कोई अलग से पॉइंट नहीं है, ये 0.5 से ही जुड़ता है। 0.7 ये कहता है कि अगर एक बंदे ने गारंटी दी है, सुनिएगा, इसको मैं उर्दू में बता रहा हूं। अगर एक बंदे ने गारंटी दी है
किसी ऐसे बंदे की जो कि ऑलरेडी इंडेप्टेड है। एक बंदा गारंटी दे रहा है या सिक्योरिटी दे रहा है थर्ड पार्टी को, यानी कि बैंक को, किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि ऑलरेडी इंडेप्टेड है उसी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने लोन लिया एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी से, जिसकी गारंटी मिस्टर सी दे रहा है। तो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी से चाहे 1 रुपए का लोन क्यों ना लिया हो, आप इंडेप्टेड हो चुके हैं, आप मकरूज काउंट हो चुके हैं, चाहे वो लोन 1 रुपए का ही क्यों ना हो। तो अगर मिस्टर सी इसकी गारंटी देने के लिए पहुंच गया, इसका दोस्त था, गारंटी देने के लिए पहुंच गया, तो चूंकि ए इंडेप्टेड है, चूंकि ए इंडेप्टेड है, तो सी भी ऑटोमेटिकली इंडेप्टेड की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए ने फ्रॉड किया, ए ने वापस पैसे ना दिए, तो कौन फंसेगा? जिसने गारंटी दी होती है। और गारंटी किसने दी हुई है? सी ने। गारंटी किसने दी हुई है? सी ने। तो अगर एक बंदे ने किसी इंडेप्टेड की गारंटी दे दी है, तो वो खुद भी फारेगा, खुद भी फारेगा। यानी कि अब मिस्टर सी चाहे तो इस फर्नीचर वाली कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? कि गारंटी देके बैठा हुआ है एक ऐसे बंदे की जो कि इंडेप्टेड है। और अगर ये फर्नीचर वाली कंपनी ना हो, बैंक हो, और लोन लिया हो नॉर्मल, तो चाहे खरबों में क्यों ना हो, ना ए इंडेप्टेड है, ना ही सी इंडेप्टेड है। ना ए इंडेप्टेड है और ना ही सी इंडेप्टेड काउंट होगा। यहां तक मुझे बताइए, कहानी क्लियर है? बाकी सारा रूल वही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये इसकी एक्सटेंशन है, ये ऊपर वाले रूल की एक्सटेंशन है गारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डन, ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया। अब आखिरी पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पे जरा से कान खड़े हो जाते हैं, और ये वो पॉइंट है जहां पे चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती। और हमने गौर किया तो मैंने दो शक्लें बनाई, एक भाई ऐसे खड़े हुए हैं, एक बहन ऐसी खड़ी हुई है। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां से आई कैप मेजोरिटी टेस्टिंग करता है। मैंने कहा था ना 3-4 पॉइंट्स हैं, उन 3-4 में से ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी पॉइंट है एसोसिएट। और ये वाहिद पॉइंट है जिसमें एक एक्सेप्शन भी आती है बड़े मजे की। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आपसे पूछना कि क्या कोई और सवाल है मेरे लिए? क्या कोई सवाल रखते हैं तो बता दें। इफ देर इज एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल, दसों में दो। बहुत टाइम अवेलेबल है हमारे पास। बट आपकी क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर क्लियर, तो मजा भी आता है पॉइंट को डिस्कस करने का। सर बैंक वाला बता देंगे। सुने, मैं पूरी कहानी बैंक की दोबारा से आपको। बैंक के दो काम होते हैं, एक नॉर्मल लोन, एक क्रेडिट कार्ड। नॉर्मल लोन के लिए कोई लिमिट अवेलेबल नहीं है, क्रेडिट कार्ड के लिए 1 मिलियन की लिमिट आ गई। नॉर्मल लोन अगर लिया हो तो आप इंडेप्टेड नहीं है, ना आप, ना वो शख्स जिसने आपकी गारंटी दी है। क्रेडिट कार्ड अगर 1 मिलियन से नीचे है तो ना आप इंडेप्टेड है, ना वो गारंटी वाला इंडेप्टेड है। बट क्रेडिट कार्ड अगर 1 मिलियन से ऊपर है, तो आप भी इंडेप्टेड है, और आपकी गारंटी देने वाला भी इंडेप्टेड काउंट होगा। ये पॉइंट। जी मुकद्दस, ठीक शो। कोई और सवाल?
कोई और सवाल है तो पूछ लें। इफ देर इज एनी क्वेश्चन तो बताइए। चले आगे चलते हैं। आप लोगों ने क्या सीलो पढ़ा? मेरा आपसे प्राइम सवाल है, क्या आप लोगों ने सी लॉ पढ़ा? कोई ऐसा शख्स जिसने सी लॉ ना पढ़ा हो? सबने पढ़ा? ठीक है। सी लॉ में कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएट्स का। कुछ कुछ याद है? एक कंपनी कब दूसरी कंपनी की एसोसिएट बनती है? उसकी एक डेफिनेशन थी। क्या थी वो डेफिनेशन? क्या थी वो डेफिनेशन? कब मैं कहूंगा कि कंपनी दूसरी कंपनी के एसोसिएट है? जब कॉमन कंट्रोल हो, जब एक बंदा डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, पार्टनर हो, और दूसरी तरफ भी वो डायरेक्टर हो या ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो या पार्टनर हो या 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता हो। वो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब ये पॉइंट को समझते हैं जरा गौर से। वो कहता है वो कहता है इस वाहिद पॉइंट में वो कहता है कि अगर एक पर्सन है या उसकी स्पाउस है या उसका माइनर चिल्ड्रन है, अब माइनर कहते हैं लेस देन 18 ईयर्स, लेस देन 18 ईयर्स, और अगर फर्म की बात करें तो ये शर्त फर्म के हर पार्टनर पे अप्लाई होगी, हर पार्टनर पे अप्लाई होगी। अगर इंसान के, उसकी स्पाउस के या उसके माइनर के पास शेयर्स हैं, शेयर्स हैं उस मेन कंपनी के, उस मेन कंपनी के या उसके किसी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स हैं, मेन कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं या एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं, इससे मुराद ये है कि आप ना तो उस मेन कंपनी में ऑडिट कर सकते हैं और ना ही उस एसोसिएटेड कंपनी में ऑडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर्स हैं, अगर आपके पास शेयर्स हैं कंपनी के या किसी एसोसिएटेड कंपनी के, भाई आपको जाना है ऑडिट करने के लिए एबीसी के अंदर, कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये आपको बुला रहा है, मगर आपके पास शेयर्स हैं XYZ लिमिटेड के, और पता ये चला कि ये कंपनियां आपस में एसोसिएट्स हैं, तो चूंकि आपके पास XYZ के शेयर्स हैं, आप एबीसी के लिए इन एलिजिबल हैं, और XYZ के लिए तो वैसे ही इन एलिजिबल है, क्यों? आपके पास शेयर होल्डिंग है। और अगर आपके पास एबीसी के शेयर्स हो तो आप XYZ के लिए इन एलिजिबल माने जाएंगे। तो किसी के पास भी शेयर्स हो, होल्डिंग के, एसोसिएट के हो या मेन कंपनी के हो, आप उस ग्रुप में फारिग। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर आप ये बात पहले से कम्युनिकेट कर देते या कर दें, अपॉइंटमेंट से पहले आपने डिस्क्लोज कर दिया अपॉइंटमेंट के टाइम पे, और ये कहा है कि मैं अगले 90 दिनों के अंदर अंदर ये शेयर्स बेच बूच दूंगा, तो फिर आपकी अपॉइंटमेंट वैलिड, फिर आपकी अपॉइंटमेंट वैलिड होगी, बशर्ते कि आप 90 दिनों में वो शेयर्स बेच दें। और अगर आप 90 दिनों के अंदर अंदर वो शेयर्स नहीं बेच पाए, 90 डेज के अंदर अंदर अगर आप वो शेयर्स नहीं बेच पाए, तो चलते ऑडिट में आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा।
चलते ऑडिट में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपकी अपॉइंटमेंट वॉइड हो जाएगी, सब्सिक्वेंट वॉइड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, अगला ऑडिटर कौन लेकर आएगा, एससीसी। तो एससीसीपी जो है ना वो 5 जगह पे ऑडिटर्स लेकर आती है। 4 हमने इससे पहले पढ़े थे। 4 में क्या था, पहला अपने टाइम पे ना हो, सब्सिक्वेंट अपने टाइम पे ना हो, कैजुअल वैकेंसी टाइम पे ना हो, ऑडिटर्स अपॉइंटेड आर अनविलिंग टू एक्ट। 5वां पॉइंट ये है कि अगर सब्सिक्वेंट एक ऑडिटर, सब्सिक्वेंट टू अपॉइंटमेंट एक ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो अगला कौन लेकर आएगा, एससीसी। अगला कौन लेकर आएगा, एससीसी। तो ये पॉइंट समझ आ गया जी? क्या ये पॉइंट क्लियर है? एसोसिएट्स विद एक्सेप्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अलोंग विद एसोसिएट की डेफिनेशन आईकैप टेस्ट कर लेता है। वो अज्यूम करके चलता है कि बच्चे को वो डेफिनेशन आती ही होगी, तो अगर नहीं आती एक दफा रिवाइज कर ले। इस पॉइंट को मजीद इलेबोरेट करेंगे सवालों के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद एक रूल और समझ लें, एक रूल और समझ लें, एक रूल और समझ लें। रूल क्या है सर? रूल ये है कि अगर आप किसी कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए, आप उसकी होल्डिंग में भी डिस्क्वालीफाई हैं, उसकी सब्सिडरी में भी डिस्क्वालीफाई हैं, और अगर उसकी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी है, आप उसके अंदर भी डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। मैं ये लिख देता हूं, बल्कि बना ही देता हूं। वो होगा क्या, हम लोगों ने 11 तरह की डिस्क्वालिफिकेशन देखी है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस 11 को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं ना, तो 10 डिस्क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जिसमें एसोसिएट्स का नामो निशान नहीं था, और एक डिस्क्वालिफिकेशन ऐसी है जिसमें एसोसिएट का पॉइंट आ गया। अगर आप इन 10 रीजंस की वजह से कहीं भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, लेट से आपने इस कंपनी को ऑडिट करना था, यहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आप इस कंपनी की अगर कोई होल्डिंग है तो भी डिस्क्वालीफाई है, इस कंपनी की अगर कोई नीचे सब्सिडरी थी, डिस्क्वालीफाई है, इस होल्डिंग की अगर कोई और सब्सिडरी है तो वहां पे भी डिस्क्वालीफाई, वहां पे भी डिस्क्वालीफाई है। बट अगर इसकी कोई एसोसिएट है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इन 10 पॉइंट्स में किसी पॉइंट के अंदर एसोसिएट की डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं हुआ था। अब इधर आ जाते हैं। अगर आप यहां पे डिस्क्वालीफाई हैं तो होल्डिंग में भी फारिग हैं, इसकी सब्सिडरी में भी फारिग हैं, इस होल्डिंग की अगर कोई और सब्सिडरी है उसमें भी फारिग हैं, और इसकी एसोसिएट के अंदर भी फारिग हो चुके हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ये 10 नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशंस है विदाउट एसोसिएट्स, विदाउट एसोसिएट्स। पहले इसका स्क्रीनशॉट पकड़ लें, ये स्लाइड कभी भी गायब हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट पकड़ के अपने पास रख लें, ये स्लाइड कभी भी गायब हो जाएगी और दोबारा नहीं आएगी। तो अगर आप डिस्क्वालीफाई हैं उन 10 रीजंस में, तो अगर आप एक जगह पे हैं तो सब में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मां सिवाय एसोसिएट। और अगर स्पेसिफिक एसोसिएट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो आप पूरे ग्रुप में डिस्क्वालीफाई होंगे, और उसकी एसोसिएट में तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो ही चुके होंगे। स्क्रीनशॉट काइंडली ले लें, स्क्रीनशॉट काइंडली लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। फर्म के केस में हमें हमेशा कलेक्टिव देखना है। अगर एक पार्टनर के पास भी शेयर्स है ना, वो भी फायदा है। एक पार्टनर के माइनर के पास अगर एक शेयर भी है तब भी फायदा है।
एक पार्टनर के, एक माइनर के पास अगर एक शेयर भी होगा वो भी फारिग हो जाएगा। तो यहां तक पहले सुकून का सांस ले लें, ये सारे पॉइंट्स को डाइजेस्ट कर लें, फिर आगे चलें। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं आपको ना दो सवाल देता हूँ। आप एक काम करें, आपको मैं दो सवाल दे रहा हूँ, जरा इसको ट्राई करें। ये स्प्रिंग 15 के दो सवाल है। हैव अ ट्राई, ट्राई आउट करें। ये पूरी फॉर्म डिस्क्वालीफाई होगी। ट्राई आउट करें, ये दो सवाल करें जरा। समझ, सवाल एक, ये दो पार्ट्स हैं। देखें डिस्क्वालिफिकेशन समझ आती है इन सवालों के अंदर। और मैं खुद को गाइड कर लेता हूँ ताकि आप सुकून से कर सकें। मैं मुलाकात करूंगा आपसे 5 मिनट के बाद।
जी जनाब, सवाल सॉल्व कर लिया। सिर्फ पढ़ना था और दिमाग में इसका आंसर डेवलप करना था। तो डेवलप करने के बाद क्या नतीजा निकाला? जी, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मतलब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने क्या क्या रिजल्ट्स निकाले हैं। मेरे पास दो जवाब आ चुके हैं, जरा सारे बताइएगा काइंडली। एक भाई ने कहा दोनों में क्वालिफाई, एक ने कुछ और वैरायटी कराई है। वो कहते हैं सर फर्स्ट में पॉइंट होगा, दूसरे वाले में नहीं होगा। अच्छा, और कोई अगर इससे इख्तलाफ रखते हो तो बताइए। पहले मैं आपके जवाब सुनना चाहता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ इन सवालों को स्टार्ट करने से पहले। जी। एक ने कहा फर्स्ट क्वालिफाइड, यानी कि सेकंड डिस्क्वालिफाइड होगा। अच्छा, एक भाई ने दोनों में क्वालिफाई किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप उस भाई की बात से इख्तलाफ में हैं। दो लोग तो इख्तलाफ में आ चुके हैं। बाकियों का इसके ऊपर क्या रद्द है पता ही है, आप लोगों ने मुझे बताना है। इसके पास फर्स्ट में मैंने ऐसे ही करना है। मैंने आपके सामने केस रखना है, खुद मैंने गायब हो जाना। टक्करे मारेंगे, जब तक टक्कर नहीं मारेंगे ना, जब तक टक्कर नहीं मारेंगे, दीवार पे सर नहीं मारेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। तो सोचना आप लोगों ने, लॉजिक के लिए मैं बैठा हूँ पीछे। हाँ जी बताइए। बाकी हजरात भी काइंडली, उनको भी क्लास में इजाजत है टाइप करने की, चैट करने की, वॉइस पे बोलने की। उन्होंने भी इतनी फी दी हुई है, तो काइंडली अपनी फी को ही हलाल कर लें। जी, मैं नाम नहीं देता क्लास में अक्सर, मगर मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद ही से आंसर कर दिया करें। जी शिजा, मोजमा, अवैस। अवैस का गलबन आ चुका था आंसर। हाँ जी, अवैस का आ गया अवैस। और कौन है? बासत भाई, फाइक एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पता है, आपका जवाब मुझे बताएगा योर फीडबैक ऑन द टॉपिक। ये अगेन ये बहुत जरूरी है। योर क्वेश्चन, योर solution will give me your feedback that whether you are thinking in the right direction or not. और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको आंसर या कोई सवाल नहीं है तो नो लिख दिया करें, ताकि मुझे तो पता चले। अब नो लिखने में आप पता नहीं कितना टाइम लगा देंगे। आइए शुरू करते हैं। सर सवाल शुरू में कुछ बता रहा है। उसने कहा दो कंपनियां हैं, एक एबीसी है। उसने कहा दो कंपनियां हैं, एक एबीसी है और एक डीईएफ है, और ये आपस में क्या है? एसोसिएट्स। ये आपस में क्या है? एसोसिएट्स। इसका मतलब है कि आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अगर एक में डिस्क्वालीफाई होगा तो दूसरी में ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसमें एक्सेप्शन भी आती है। और वो एसोसिएटेड क्यों है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ कॉमन डायरेक्टरशिप। वो एसोसिएट्स इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में कॉमन डायरेक्टरशिप है। अच्छा, फर्म कौन सी है? फर्म है एससीसी, सलमान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और एबीसी या डीएफ ऑडिट करने जाना किसका है? एबीसी का। यानी कि इस कंपनी में जाना है। इन्होंने आपको दावत दी है, इनकी एंगेजमेंट है। अब कहानी शुरू होगी। सलमान जो कि एक पार्टनर है उसी एससीसी के अंदर, उसकी एक वाइफ है। एक वाइफ है, नवीन। वो डीईएफ के अंदर एम्प्लॉई है। वो एम्प्लॉय है डीईएफ के अंदर, यानी कि पार्टनर की स्पाउस एम्प्लॉय है।
एक्सटर्नल फर्म के पार्टनर की स्पाउस एम्प्लॉई है। एक्सटर्नल फर्म का पार्टनर उसकी स्पाउस एम्प्लॉई है। क्या हमने किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर पार्टनर के स्पाउस का एम्प्लॉय होने को खराब कहा था? क्या हमने किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में पार्टनर की स्पाउस का एम्प्लॉय होना खराब कहा? नहीं। स्पाउस कहां पर आया था, जरा याद करते हैं। डायरेक्टर की स्पाउस नहीं कर सकती, डायरेक्टर की स्पाउस नहीं कर सकती, और फिर स्पाउस आया था आखिरी पॉइंट में, दैट वाज एसोसिएट्स वाला पॉइंट। और वहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या थी, एम्प्लॉयमेंट की थी? नहीं, वहां पे रिस्ट्रिक्शन थी शेयर होल्डिंग की। तो अब अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपने सवाल को तीन तीन तरीकों से, सॉरी, तीन फॉर्मेट्स पे आंसर करना है। यानी कि आपने तीन हेडिंग्स खोलनी है। सबसे पहली हेडिंग आप खोलेंगे लॉ की। सबसे पहले आप लॉ बताएंगे, फिर आप बताएंगे सिनेरियो, फिर आप बताएंगे सिनेरियो, और फिर आप देंगे अपनी रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले आपने लॉ बताना है, उसके बाद आपने सिनेरियो बताना है, और उसके बाद आपने रिकमेंडेशन देनी है। लॉ लॉ ने कहा कि अगर एक ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है फॉर एनी कंपनी, तो इसका मतलब है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसकी होल्डिंग के लिए भी और उसकी सब्सिडरी के लिए भी। क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम वो 11वां पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे शेयर होल्डिंग वाली बात आई नहीं, तो हम उस 11वें पॉइंट की तरफ तो जाएंगे नहीं। तो याद है वो मैप जो भी मैंने आपको दिखाया था? एक जगह पे थी 10 डिस्क्वालिफिकेशन और एक जगह पे थी एक सिंगल डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये अगर डिस्क्वालीफाई हुआ भी तो उन 10 में से किसी एक पॉइंट पे होगा, क्योंकि शेयर्स नहीं है। और रूल क्या है कि अगर आप एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हैं तो आप उसकी होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई हैं और उसकी सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई। ये लॉ है। अब सिनेरियो, उसने कहा एबीसी और डीईएफ आपस में एसोसिएटेड कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएटेड कंपनी। तो क्या ऑडिटर डीईएफ में डिस्क्वालीफाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्यों? ऐसी शर्त को एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ऑडिटर इज आल्सो नॉट डिस्क्वालिफाइड इन डीईएफ बिकॉज बिकॉज देयर इज नो concept of disqualification of spouse of partner working as a employee। कोई ऐसी शर्त हमने देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं, पढ़ी ही नहीं। अब आपने देनी है रिकमेंडेशन। आप बताएंगे देयरफॉर से स्टार्ट देंगे, द ऑडिटर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर एबीसी कंपनी। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या पहला पार्ट सबका क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों? क्या पार्ट ए सबका क्लियर है? आइए पार्ट बी देखते हैं। ऑल द पार्टनर्स ऑफ काशिफ एसोसिएट्स आर सीएमए। यानी कि ऑल द पार्टनर्स, क्या इसको मैं सीए फर्म कह सकता हूं या इसको मैं सीएमए फर्म कहूंगा? क्या ये सीए फर्म कहलाएगी? यस और नो बता दें। क्या ये सीए फर्म है? ये सीए फर्म नहीं, ये सीएमए फर्म है। अच्छा,
The firm has received an offer for appointment as the auditor of Nihal Private Limited. क्या प्राइवेट लिमिटेड में सीएमए वाले आके ऑडिट कर सकते हैं? अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या प्राइवेट कंपनी में सीएमए वाले घुस के ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, मगर ये ऐसी प्राइवेट होनी चाहिए जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो और ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो। ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो। अब आइए देखते हैं। वो कहता है पेड अप कैपिटल 5 लाख है। क्या ये 3 मिलियन से कम है? क्या ये 3 मिलियन से कम है? क्या ये 5 लाख 3 मिलियन से कम होता है? पहली शर्त पूरी हो गई। अब 30% ऑफ द शेयर्स आर विद सयाल लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक कंपनी है। 30% से क्या सब्सिडरी बन जाती है? क्या 30% से सब्सिडरी बन जाती है? नहीं। तो क्या अब ये निहाल प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है और वो किसी पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है? 3 मिलियन से कम है और वो पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है। तो क्या लॉ में वही बात उसने कर दी जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं? क्या ये वही बात है जो कि अभी हमने डिस्कस की है? जो लॉ अभी हम लोगों ने बताया है ओरली, क्या वही चीज उसने लॉ में लिखी हुई है? जी बताएं बताएं। क्या ये वही बातें हैं जो कि लॉ में डिस्कस की जा रही है? नीचे आपने क्या बता दिया? नीचे आपने बता दिया सिनेरियो, यानी कि आपने वही सिनेरियो पकड़ा, उसको आसान करके अंग्रेजी में लिख दिया और ये बता दिया कि ये ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि 3 मिलियन से कम है और सब्सिडरी भी नहीं है। तो क्या इसका ऑडिट सीएमए वाले कर सकते हैं? इसका ऑडिट सीएमए वाले कर सकते हैं? सर ये एसोसिएटेड नहीं होगी पब्लिक कंपनी की। प्यारे भाई, ओ प्यारे भाई, देखें, हमें किसके लिए बुलाया? हमें किसके लिए बुलाया? सुने बात सुने, हमें किसके लिए बुलाया? एक प्राइवेट कंपनी के लिए बुलाया। अच्छा, शर्त क्या थी? शर्त क्या थी कि शेयर्स किसके पास हो? शेयर्स किसके पास हो तो मसला होगा? या फर्म में किसी पार्टनर के पास, उसके स्पाउस के पास, या उसके माइनर के पास। क्या यहाँ पे उसके शेयर्स इन तीनों में से किसी के पास आपको नजर आ रहे हैं? या यहाँ पे उन तीनों में से किसी के पास ये शेयर्स आपको नजर आ रहे हैं? सब्सिडरी उस वक्त बनती है जब 50% से ऊपर, तो आप दो पॉइंट्स को मिक्स कर रहे हैं। सब्सिडरी उस वक्त बनती है जब 50% से ऊपर हो। तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल पहले वाला रूल था जहां पे हमने कहा था कि प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कौन कौन कर सकता है। सी और सीएम में शर्त क्या थी? उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो और वो किसी पब्लिक की सब्सिडरी ना हो। दैट्स इट। तो सिनेरियो में बात बता दी और रिकमेंडेशन में क्या बता दिया कि भाई ये सीएमए फर्म यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड नहीं है। आप लिख सकते हैं कि सीएमए फर्म इज क्वालिफाइड। सीएमए फर्म इज क्वालिफाइड। जनाब, अब बताइए, क्या स्टिल कोई कंफ्यूजन है इस सवाल में? बातें क्लियर हो गई हैं? वेरी गुड। इस तरह के सवाल अटेम्प्ट कैसे करने हैं?
लॉ पहले बताएंगे, फिर सिनेरियो बताएंगे और फिर रिकमेंडेशन देंगे। तो आपने क्या करना है, ये 3 हेडिंग्स ओपन कर लेनी है। आपने सवालों को सॉल्व करते हुए ये तीनों हेडिंग्स ओपन कर लेनी है, क्योंकि जब तक आप ये तीनों हेडिंग्स ओपन नहीं करेंगे आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो पहले लॉ बताना है, फिर सिनेरियो बताना है, और फिर अपनी रिकमेंडेशन देनी है। तो ये इस तरीके से ड्राफ्टिंग शुरू होती है कि आपको पता हो कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने लॉ बता दिया कि भाई ये चीज ऐसी। स्टेप 2, सिनेरियो को आसान करके बता दिया, और रिकमेंडेशन में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि भाई मेरे नजदीक क्वालिफिकेशन हो रही है या क्वालिफिकेशन नहीं हो रही। ठीक शो। जी। तो प्यारे बच्चों भी हमने कौन सा सवाल किया है तो देख लें। हमने अभी सवाल किया है स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन 2। ऑटम 9 से लेके ना ऑटम 23 तक, ऑटम 9 से लेके ऑटम 23 तक अभी तक 22 सवाल हैं जो कि इस एरिया से हैं। सिर्फ इस एक टॉपिक से आए 22 सवाल, 22, जिसमें से बातों बातों में हमने एक डिस्कस भी कर लिया। लेट मी शो यू समथिंग, कुछ दिखाता हूँ आपके लिए। एक वर्किंग बनाई थी मैंने, वो आपके सामने भी रखता हूँ। थोड़ी सी वो खराब हो चुकी है, उसको सही कर लेते हैं। फिर अब ये सही। यस जनाब, ये है वो सारे सवाल। 22 सवाल हैं जिसमें से हम लोगों ने कौन सा किया है, ये किया ना स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन 2। तो यस, ये हमने ओके लिख लिया, ये हमारा डन हो गया, ये हमारा डन हो गया। तो अब हमारे पास ढेर सारे सवाल हैं टैकल करने के लिए। तैयार है? इतने सवालों की प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपके इस एरिया पे गिरफ्त नहीं होती है तो ये अच्छी बात तो नहीं। शुरू करें। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, और हफ्ते को टेस्ट करेंगे। डन। स्टार्ट करें फिर। जी मेरे लाल के टोटो, शुरू करें। परेशान तो नहीं बैठे हैं? जी जी, मैं, आपको लगता है कि मैं इतना शरीफ हूं कि मैं आपको सारे सवाल करवा दूंगा? डेफिनेटली होमवर्क देगी बेटा। अभी तो कहानी शुरू करनी है मैंने आपके साथ। चलें जी, लेट अस स्टार्ट। मुझे बस आपसे 2 मिनट चाहिए होंगे, मैं वो फाइल ओपन कर दूंगा आपके लिए। जी मुझे बताइएगा, क्या आपको सवाल नजर आ रहे हैं? जी, क्या आपको सवाल नजर आ रहे हैं? ठीक। सर, पहला सवाल है जो हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द अटेम्प्ट स्प्रिंग 10। इस एक सवाल में ना 5 पार्ट्स हैं। एक सवाल में 5 पार्ट्स हैं,
और अगर कोई ऐसा सवाल आता है एग्जाम में तो आपने पांचों पार्ट्स डिफरेंट पेजेस पे करने हैं, ये एक पेज के ऊपर सारे पार्ट्स अटेम्प्ट नहीं करने। आई एम गिविंग यू 8 मिनट्स, आपको 8 मिनट दे रहा हूं, ये 5 सवालों को जरा कॉम्प्रिहेंड करें जल्दी से, पहले खुद टक्कर मारे, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। मगर पहली टक्कर आप लोगों ने मारनी है, हमारे टक्कर। सवाल पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, सॉल्यूशन बनाएं, दिमाग में बनाएं, बेशक लिखना कुछ नहीं है, दिमाग में सोचें, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, थिंक ऑन इट।
ओके, शुरू करें। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट भाई आ गया। पार्ट ए। Farokhan Company Chartered Accountants has received an offer to be appointed as the external auditor of Ibrahim Gas Company। गैस कंपनी है। मेरे जहन में कौन सा पॉइंट आ जाना चाहिए? इंडेप्टेड वाला। और क्या उसमें मैंने पैसों का चेक करना होता है? नहीं। मैंने क्या चेक करना होता है? नंबर ऑफ डेज। तो आगे वो कह रहा है द फर्म इज इंडेप्टेड टू द कंपनी एज इट हैज नॉट पेड पिछले 2 महीनों का बिल, जिसकी अमाउंट बनती है 4,860। तो अमाउंट तो वैसे इरेलेवेंट थी। बिल है पेंडिंग 2 महीनों का, यानी कि लेस देन 90 डेज। तो अगर लेस देन 90 डेज है, इट मींस कि ये अपॉइंटमेंट क्या है? ये अपॉइंटमेंट है वैलिड। तो पहले वाला तो क्वालिफाई कर रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या पहला पार्ट सबको क्लियर है? पार्ट ए इज ऑल डन। ठीक। पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी बहुत मजे का पॉइंट है। वो कहता है कि आफ्टर 100 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहमान लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है मिस्टर शाहिद को एज कंपनी ऑडिटर। मिस्टर शाहिद उनके पास आने से पहले आरएन में ही एम्प्लॉय था। इसमें दो बातें हैं, दो खराब बातें हैं। पहली बात तो खराब ये कर दी कि डायरेक्टर्स 90 दिन के बाद तो अपॉइंट ही नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स, हमने क्या पढ़ा था कि इन कॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर अंदर कौन पहला पहला ऑर्डर लेकर आएगा? डायरेक्टर। और अगर वो नहीं कर पाए विद इन 90 डेज तो फिर कौन करेगा? एसएससीपी। तो यहां पे क्या हो रहा है? वो इन कॉर्पोरेशन के 100 दिन के बाद अपॉइंट कर रहे। वो इन कॉर्पोरेशन के 100 डेज के बाद अपॉइंट कर रहे हैं। तो पहली बात तो यही गलत कर दी उन्होंने। दूसरी बात जरा मुझे सोच के बताइए, वो कहता है मिस्टर शायद एम्प्लॉय था, तो क्या उसको नौकरी छोड़े 3 साल का वक्फा गुजर गया होगा? पार्ट बी के अंदर क्या नौकरी को छोड़े 3 साल का वक्फा गुजर चुका है उसका? बताएं। भाई कंपनी बनी 100 दिन पहले है। कंपनी जो बनी है वही 100 दिन पहले तो बनी है। तो 3 साल तो अभी बहुत दूर की कहानी है। तो पार्ट बी के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है, एक नहीं दो वजूहत से। पहली वजह, डायरेक्टर्स अपॉइंट ही नहीं कर सकते। और दूसरी वजह, उसको नौकरी छोड़े अभी 3 साल से ऊपर का टाइम पीरियड नहीं हुआ। 100 दिन तो हुए होंगे बेचारे को मैक्सिमम। ठीक। पार्ट सी। फजल लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो सईद एंड कंपनी को लेकर आएंगे एज ऑडिटर। सईद एंड कंपनी में किसी एक पार्टनर के पास फजल लिमिटेड के 1,000 शेयर्स हैं। उसके पास है, उसके स्पाउस के पास है। स्पाउस के पास चले कोई बात नहीं, मगर शेयर्स तो है। कितने हैं? 1,000। तो अगर 1,000 शेयर्स हो तो अपॉइंटमेंट क्या होती है? डिस्क्वालिफाइड। मगर एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन क्या थी? कि अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दिया जाए कि मेरे पास इतने शेयर्स हैं, फिर ये फैक्ट को डिस्क्लोज कर दिया जाए और साथ में ये भी बता दिया जाए कि मैं इसको विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट बेच बूच दूंगा, डिस इन्वेस्ट कर दूंगा, तो तब ये अपॉइंटमेंट वैलिड हो जाएगी, मगर कंडीशनल रहेगी। 90 डेज के बाद अगर आपने उसको नहीं बेचा तो अपॉइंटेड ऑडिटर विल बी रिमूव्ड। और फिर अगला बंदा कौन लेकर आएगा? एसएससी। पॉइंट 4 देख लेते हैं। पॉइंट 4 इज एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4.5 मिलियन है। तो खुद बता दें सवाल पड़े बगैर, 4.5 मिलियन जिसका पेड अप कैपिटल हो, उसका ऑडिटर कौन होगा? सीए या सीएमए या कौन? प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4.5 है, सीए होगा। तो नीचे क्या कहता है? नीचे कहता है कि मिस्टर दाऊद से करवाना चाह रहे हैं। मिस्टर दाऊद आईएफआरएस के ऊपर डिप्लोमा रखता है। तो डिप्लोमा रखता है, और अगर वो डिप्लोमा आई क्या आपने दे दिया है, तो क्या उस डिप्लोमे की हैसियत एक क्वालिफाइड सीए की डिग्री से होगी? क्या हम इस क्या हम इस
डिप्लोमे को और डिग्री को या सर्टिफिकेट को आपस में जोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये भी फारिग हो गया। पार्ट ई, हमने कहा था कि एक कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती, याद है? अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट एक्ट एज एन ऑडिटर। तो पांचवें में क्या हो रहा है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो चाहती है कि वो दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट करे। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी दूसरी कंपनी का या दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट का ऑडिट नहीं कर सकती। तो इन पांचों में से किसी को कोई कंफ्यूजन, क्या कोई पॉइंट किसी का गलत हुआ था? क्या इन तमाम बातों तक आप लोग पहुंच गए थे? जी। क्या इन पांचों बातों में कोई ऐसी परेशानी सामने आई हो जो आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये मुझे बात समझ नहीं आई? कोई ऐसा पॉइंट है अभी तो मुझे बता दें। एनी पॉइंट, एनी सच पॉइंट? सी। ठीक है, सी को तो दोबारा से देख लेते हैं। और कोई पॉइंट? जी, गैस कंपनी में आपने पेमेंट की अमाउंट नहीं देखनी, सिर्फ आपने नंबर ऑफ डेज देखने। वो क्या थे? 90 दिन। यहां पे क्या है? लेस देन 2 मंथ्स। तो 60 दिन भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट सी के ऊपर फिर से बात कर लेते हैं। और बताइए कोई पॉइंट। कोई पॉइंट अगर और है डिस्कस करने के लिए तो बताइए। ठीक है, कोई और पॉइंट नहीं है? पॉइंट सी, सिंपल सी बात है। ये वही पॉइंट है जो अभी आखिरी हम लोगों ने आज पढ़ा है, एसोसिएट्स वाला। एक कंपनी है फजल लिमिटेड। फजल लिमिटेड ने ये फैसला किया है कि वो सईद एंड कंपनी को बुलाना चाहते हैं। बुला लें, अच्छी बात है। मगर जब उनसे राब्ता किया गया तो पता ये चला कि सईद एंड कंपनी में मौजूद एक पार्टनर की बीवी के पास उसी फजल लिमिटेड के शेयर्स हैं। तो रूल क्या पड़ा था कि अगर आपके पास एक कंपनी के शेयर्स हैं तो आप उस कंपनी में भी डिस्क्वालीफाई हैं और उसकी एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई हैं। उसकी एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई। और अगर आप बता दें ये फैक्ट अपॉइंटमेंट के टाइम पे कि भाई मेरे पास शेयर्स हैं और मैं ये वादा करता हूं कि मैं विद इन 90 डेज इसको डिसइन्वेस्ट कर दूंगा, डिस्पोज कर दूंगा, बेच दूंगा, तो फिर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। मगर ये अपॉइंटमेंट कंडीशनल होगी। 90 डेज के बाद चेक किया जाएगा कि वाकई में शेयर्स बेच दिए या नहीं बेचे, और अगर नहीं बेचे होंगे तो फिर आपको चलते ऑडिट से निकाल के एसएससीपी नया ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ये पांचवा पॉइंट है जहां पे एसएससीपी बंदा लेकर आती है। जी उबैद, वेल डन। क्या सबको ये पांचों बातें क्लियर हो चुकी हैं? ठीक हो गया। अब ऐसा ही एक और सवाल करते हैं, यानी कि आप लोग करेंगे और मैं गायब हो जाऊंगा। जनाब, वंस अगेन 5 पार्ट्स हैं और हम बात कर रहे हैं ऑटम 11 की। आपके पास उसी तरीके से 8 मिनट हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 8 मिनट हैं और 1:40 हुए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी दोस्तों, कहाँ तक पहुंचे हो? परेशान तो नहीं हो गए आज? ये सर तो हमसे सवाल करवा रहे हैं। थियरी में तो ऐसा होता ही नहीं था। थियरी में तो टीचर आता था, बोर्ड भरता था, सुनाता था, हम सोते थे और तैयारी करते थे। मगर यहाँ पर तो टीचर जज्बाती हो गया। ये वाली फील तो नहीं आ रही कि गलती से आप लोगों को? तो भाई मैंने ऐसे करवाना कहा, मैंने आपसे करवाना है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे एग्जाम में तो मैं पास नहीं होऊंगा आपके। तो ये मेरी अप्रोच होती है हमेशा से। जिसको पसंद आती है वो अच्छी बात है। हाँ जी, करिए फिर आगाज। तैयार हैं? क्या आप सारे तैयार हैं? वो है उबैद भाई ने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उन्होंने लाइन लगा दी है। गुड, आई लाइक दैट स्पिरिट। मगर मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत कम तादाद ऐसी है जो कि वाकई में आंसर भी कर रही है। बाकी शायद ऑन करके सो चुके हैं, या ऑन करके वो सोच रहे हैं कि सारी कब होगी, या वो ऑन करके परेशान है कि की चल रहा है, थ्री तो वैसे होती ही नहीं थी। ये कौन सी कोई मखलूक है जो कि इस तरीके से आपको थ्योरी याद करवा रही है ना? चलो जी, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले में वो कहता है गवर्नमेंट कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ऑरेंज बैंक लिमिटेड। अब जब भी बैंक का नाम जेन में आया ना, तो दो बातें जेन में आनी चाहिए। नंबर वन, बैंक है तो मुझे देखना है कि नॉर्मल लोन लिया है या अब नॉर्मल लोन लिया है। अब नॉर्मल लोन कौन सा था? क्रेडिट कार्ड वाला। और उसी में लिमिट थी 1 मिलियन की। नीचे वो कहता है कि तकरीबन सारे पार्टनर्स जो हैं वो अपना अकाउंट खुलवाते हैं उसी बैंक के अंदर और वहां से क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं। तो वो भाई साहब क्रेडिट कार्ड को बाकायदा मेंशन कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड को बाकायदा उन्होंने बताया। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो कि अभी तक है वो है 399,000। जो अभी तक का मैक्सिमम बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 399,000। तो क्या ये 1 मिलियन से कम है? क्या ये 1 मिलियन से कम है? तो क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? क्या अपॉइंटमेंट की जा सकती है? की जा सकती है। तो पहले क्या बता देंगे? लॉ, उसके बाद सिनेरियो, उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन। तो वो 3 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट बी। Apricot and Company, chartered accountants, have received an offer for appointment as auditor of Banana Limited. हम कौन है? हम ऑडिटर है। हमारा नाम क्या है? एप्रिकॉट। हमने कहा जाना है? बनाना के पास। एक मिस्टर पंपकिन जो कि नॉमिनी डायरेक्टर हैं, ये तड़का। एक पंपकिन, वो एक नॉमिनी डायरेक्टर है गवर्नमेंट की तरफ से। वो बैठा हुआ है बनाना लिमिटेड के बोर्ड के ऊपर। यानी कि बनाना के बोर्ड पे गवर्नमेंट ने अपना एक नुमाइंदा बिठा दिया जिसका नाम है पंपकिन। और वो साथ ही में 25% की शेयर होल्डिंग रख के बैठा है तरबूज लिमिटेड में, यानी कि वाटरमेलन लिमिटेड में। फिर सवाल ने एक और कनी खाई। वो कहता है स्पाउस ऑफ अ पार्टनर आल्सो होल्ड्स शेयर्स इन वाटरमेलन लिमिटेड। दो कनियां, शेयर्स की बात हो रही है। तो पहले मुझे ये फैसला कर लेना चाहिए कि क्या बनाना और वाटरमेलन आपस में एसोसिएट्स हैं या नहीं। एक बंदा पंपकिन एक की तरफ डायरेक्टर है, मगर कौन सा? नॉमिनी। और एक तरफ वो 25% की शेयर होल्डिंग रख के बैठा है। बंदा कॉमन है। एक तरफ वो डायरेक्टर है नॉमिनी वाला, एक तरफ उसने शेयर्स रखे हुए हैं। क्या ये दोनों कंपनियों को आपस में एसोसिएट बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये डिपेंड करता है आपकी कैप 7 की नॉलेज के ऊपर।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एसोसिएटेड नहीं होगी, मुकद्दस एसोसिएटेड नहीं होगी, एक्सेप्शन थी। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में एक एक्सेप्शन लिखी हुई है, मतलब दो तीन है, जिसमें से ये है कि इंडिपेंडेंट और नॉमिनी किसी को एसोसिएट नहीं बनाता। ये तो सवाल में ट्रिक था कि इंडिपेंडेंट और एसोसिएट आपस में दो कंपनियों को जोड़ता नहीं है। तो जब वो नहीं जोड़ रहा तो आपने जरूर जुड़ना है। तो इसका मतलब है कि बनाना का, और अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब है कि बनाना का और वाटरमेलन का आपस में कोई ताल्लुक है? जी जरा मुझे जवाब दीजिएगा। बनाना का और वाटरमेलन का आपस में कोई ताल्लुक वास्ता एग्जिस्ट करता है? नहीं है ना। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, वाटरमेलन में जो कुछ हो रहा है क्या उसका इम्पैक्ट बनाना पे आएगा? वाटरमेलन में जो कुछ हो रहा है क्या उसका इम्पैक्ट बनाना में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो जो आखिरी लाइन लिखी थी, जो घुमाने के लिए एक आखिरी लाइन दी थी कि स्पाउस ऑफ अ पार्टनर आल्सो होल्ड्स शेयर्स इन वाटरमेलन लिमिटेड, क्या कोई ताल्लुक बनेगा बनाने के साथ? नहीं। वो और कंपनी है, ये और कंपनी है, अब ये रेलेवेंट हो गया। तो बनाना का ऑडिट किया जा सकता है, बनाना में कोई मसले वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही। बनाना में कोई मसले वाली बात मुझे तो नजर नहीं आ रही। ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल इन ऑर्डर है। ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल इन ऑर्डर है। पार्ट बी क्लियर है? जी, पार्ट बी डन। पार्ट बी में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे। पार्ट सी में चलते हैं। पार्ट सी क्या कहता है? पार्ट सी कहता है मिस्टर जहीर, मिस्टर जहीर एक लीगल प्रैक्टिशनर है। ओए, लीगल प्रैक्टिशनर ऑडिट कर सकता है? क्या कहीं ये पढ़ा था कि लीगल प्रैक्टिशनर ऑडिट करेगा? नहीं। तो सवाल आगे पढ़ो। आपस की बात है, एक प्राइवेट कंपनी होगी, इसका पेड कैपिटल 3 मिलियन से कम होगा, तो वो कौन कर सकता है? या सीए या सीएमए। लीगल प्रैक्टिशनर कहते हैं वकीलों को। लीगल प्रैक्टिशनर इज वकील। वकील। ये कंपनी लॉ वाला प्रैक्टिशनर है, ऑडिट वाला प्रैक्टिशनर नहीं है। ये कंपनी लॉ वाला प्रैक्टिशनर है, ऑडिट वाला प्रैक्टिशनर नहीं है। अच्छा जी, डी पे चलते हैं। डी कहता है वॉलनट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑफर हुई है, और ऑडिट करो। एक बंदे की जगह पे उस बंदे को निकाल दिया गया था। तो भाई इसमें सिंपल सी बात है कि आपने लेटर ऑफ क्लियरेंस लेना। पहले ये कॉन्सेप्ट था किताब में, अब नहीं है, तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। आखिरी, मिस्टर सादिक हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म। आखिर में वो कहता है कि भाई मिस्टर सादिक ने अभी अभी आपकी फर्म ज्वाइन की है। इससे पहले वो स्ट्रॉबेरी लिमिटेड के बोर्ड पे था अंटिल 30 जून 2009, और स्ट्रॉबेरी के बोर्ड पे वो था एज अ गवर्नमेंट नॉमिनी। सवाल बड़ा बहुत मजे का है, एज अ गवर्नमेंट नॉमिनी। और इन द एनुअल एजीएम हेल्ड ऑन 31 अगस्त, अ शेयर होल्डर ने प्रपोज किया कि आए आप ही आगे हमारी कंपनी का ऑडिट करें। जरा सोच के बताइए, क्या 3 साल वक्फा गुजर चुका है? क्या उसको नौकरी छोड़े 3 साल हो गए? तो क्या वो ऑडिट कर सकता है? क्या स्ट्रॉबेरी पे इसकी फर्म जा सकती है इसके होते हुए? आपको कंफ्यूज करूं, लिखा है गवर्नमेंट नॉमिनी है, क्या कोई इंपैक्ट आएगा? लिखा हुआ है गवर्नमेंट नॉमिनी है।
क्या कोई इंपैक्ट आना चाहिए? फेमिलियरिटी शेमिलियरिटी को साइड पर फेंके, इसका आपको ताल्लुक ही नहीं। कंपनीज एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, फेमिलियरिटी रिव्यू ब्ला ब्ला ब्ला, वो पता नहीं कौन सी बातें हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इसने कहा नॉमिनी डायरेक्टर है, तो क्या कोई मसला तो नहीं आपको इस लफ्ज से? नॉमिनी डायरेक्टर के वर्ड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हंसते, मेरे बच्चे फंस गए, मेरे बच्चे फंस गए, मेरे बच्चे फंस गए। एक रूल लिख लें जल्दी से, आज की आखिरी बात, एक रूल लिख लें। एक रूल लिख लें जो कि आपकी जिंदगी ता पेपर आसान कर देगा। ता क़यामत तो नहीं, ता पेपर आसान कर देगा। अगर, मैं उर्दू में बोलूंगा, अगर, लिख रहे हैं ना, और लिख रहे हैं, अगर एक नॉमिनी डायरेक्टर है, अगर एक नॉमिनी डायरेक्टर है, तो वो सिर्फ दो कंपनियों को एसोसिएट नहीं बनाएगा। अगर एक नॉमिनी डायरेक्टर है तो वो दो कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट का दर्जा नहीं दिलवाता, मगर वो नॉर्मल डायरेक्टर वाले सारे राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज रखता है। मगर वो एक नॉर्मल, एक सादा डायरेक्टर्स वाली तमाम ड्यूटीज लाइबिलिटीज पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे ही रखता है, वैसे ही रखता है। एम आई क्लियर? सिर्फ एसोसिएट नहीं बनाता। मैंने कहा अगर एक नॉमिनी डायरेक्टर है तो वो सिर्फ दो कंपनियों को जोड़ता नहीं है, एसोसिएट की जो चेपी है वो नहीं लगाता। मैं वर्ड चेपी यूज कर रहा हूं, एसोसिएट की चेपी नहीं लगाता, मगर इसके अलावा वो सारे राइट्स ड्यूटीज पावर्स लाइबिलिटीज जो कि एक नॉर्मल सादा डायरेक्टर के होते हैं वो रखता है। क्या याद करेंगे? ये पॉइंट बहुत काम आएगा, अक्सर आई क्या कंफ्यूज करता है। अब बच्चों ने क्या किया होगा, ओहो नॉमिनी, इसका तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। तो ये लाओ, नॉमिनी डायरेक्टर इटसेल्फ वो एक डायरेक्टर है। तो वो जो शर्त थी ना, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय, वो सारी इसके ऊपर आप लगाएंगे, वो सारी इसके ऊपर आप लगा रहे होंगे। तो इसको नौकरी छोड़े अभी 3 साल से ऊपर का टाइम पीरियड नहीं हुआ। तो अगर 3 साल से कम वक्त है तो क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकती। तो हमने आज 12 सवाल किए। कहेंगे नहीं नहीं सर, सवाल तो 3 किए हैं। भाई, ये हर पार्ट अपने अंदर एक डिस्टिंक्ट पार्ट है, एक डिस्टिंक्ट सवाल है। तो 3 सवालों में हमने 12 सवाल अटेम्प्ट किए। 3 सवालों में हमने 12 सवाल अटेम्प्ट किए। पार्ट बी, देखो पार्ट बी में क्या हो रहा है। पार्ट बी में उसने कहा पंपकिन एक नॉमिनी है और एक के बोर्ड पे है और एक के शेयर्स रख के बैठा है। पंपकिन एक नॉमिनी है, एक के बोर्ड पे है, एक के शेयर्स रख के बैठा है। क्योंकि वो नॉमिनी था तो वो दोनों को आपस में जोड़ नहीं पाया, चेपी नहीं लगा पाया, और हमने जाना था मुकद्दस बनाना के ऊपर। तो हमारा ताल्लुक बनाना से है, वाटर बैलेंस से तो है ही नहीं। क्यों? वो बनाना की एसोसिएट बनी ही नहीं। तो जब वो बनाना की एसोसिएट ही नहीं बनी,
जब वो मुकद्दस बनाना की एसोसिएट ही नहीं बनी, तो वाटरमेलन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें परवाह ही नहीं है। वो इररेलेवेंट स्टेटमेंट, वो इररेलेवेंट स्टेटमेंट थी। मैं सर अभी कर देता हूं, बल्कि मुझे टाइम लग जाएगा। अगर किसी के पास डेफिनेशन है, कोई सीरा की किताब है, तो वो तस्वीर खींच के भेज। होमवर्क नोट कर लें जनाब, जरा लैन पे आओ, होमवर्क नोट करो। हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। हमने 3 बड़े सवाल कर लिए हैं। अब जरा होमवर्क नोट कीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, परेशान नहीं हो जाना। यहां से, सॉरी जी, यहां से कहानी शुरू करते 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 यहां तक, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 से कहानी को स्टार्ट करेंगे, 9 पे जाके एंड करेंगे। खैर ये तो सीक्वेंस है। आपके पास जो अटेम्प्ट का रेफरेंस है और जो उस अटेम्प्ट में रेलेवेंट सवाल का रेफरेंस है वो ये आ रहा है। तो दिस इज योर होमवर्क। अच्छा, ये होमवर्क आपने करना कैसे, ये भी सुन लें। सवाल पढ़िएगा, जवाब बनाइएगा, सॉल्यूशन से कंपेयर कीजिएगा। अगर तो सवाल जवाब ओके मैच कर रहा है, वेरी गुड, समझ आ रही है, डन। जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा, जो पार्ट समझ नहीं आ रहा, जहां पे कंफ्यूजन आ रही है, कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, वो कल की क्लास से पहले पहले आपने व्हाट्सएप में शेयर कर देना है। क्योंकि हम कल फिर इसी को, जो जो आपके मसले मसाइल होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और फिर स्प्रिंग 16 से आगे जितने कर पाए कल कवर कर लेंगे। डन। तो स्प्रिंग 12 से स्प्रिंग 15 तक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी तक ये आपका होमवर्क है। ये आपने अटेम्प्ट करने हैं और व्हाट्सएप में पूछना है। शायद मैं व्हाट्सएप के अंदर ही ये मसले आपके रिजॉल्व करवा दूं, शायद मैं व्हाट्सएप में ही ये मसले रिजॉल्व कर दूं, ताकि जब हम लोग कल मिलें तो हम ये स्प्रिंग 16 से आगे की तरफ जा रहे हैं। ओके, हो जाएगा। क्योंकि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, है ये जुमला था बस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने एक्सटेंडेड क्लास करके देखा और हमें अच्छा अच्छा फील भी हुआ, बट ये नॉर्मली ऐसे नहीं होगी। बहुत ही अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई जरूरत हो तो होगी, अदरवाइज नहीं। ओके, तो चैप्टर 1 इखलाकी तौर पे अगर कहूं तो हमारा खत्म हो चुका है। बस अब इसकी प्रैक्टिस रह गई है, जो कि हम लोगों ने आज भी की है, आज रात तक भी करेंगे, कल भी करेंगे, कल पूरा दिन लगा लेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, ताकि जब हम लोग हफ्ते पे आए तो हमें हफ्ते का टेस्ट देना है। हफ्ते का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा मजे का सवाल होगा। अगर आपने वो हफ्ते वाला टेस्ट का सवाल सॉल्व कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर है। वो एक सवाल इन सबका फादर इन लॉ है। मैंने फादर नहीं कहा, मैंने फादर इन लॉ है। डन। ताकि हम लोग फिर मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट वुड बी कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर 13। चलो जी, मिलते हैं कल। अच्छा, कल जुम्मा है तो कल हमारी क्लास पता नहीं कितने बजे होगी, 12 से सवा एक, 12 से सवा एक कल की क्लास का टाइम है। कल जुम्मा है। अल्लाह हाफिज।